एक्सपीरियंस इसमें शौकतदार सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एनएफ रेलवे और मैंने आप सब लोगों को बताया था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आरआरबी का जो क्वेश्चन पेपर है वो मेरा यूट्यूब चैनल में लेके आऊंगा। अकॉर्डिंगली मैं लेके आया हूँ ईच एंड एवरी जो ऑप्शन है, बाकी एक जो करेक्ट ऑप्शन है वो तो एक्सप्लेन करूंगा, साथ में जितना सारा और बाकी ऑप्शन है उसको भी एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ईच एंड एवरी एजेंसी का एक ट्रेंड रहता है। कुछ परसेंटेज प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आया था उससे कुछ एक परसेंटेज का क्वेश्चन टॉपिक सेम आते हैं, सेम क्वेश्चन नहीं आने से भी, तो ईच एंड एवरी ऑप्शन जो है उसको भी आपको जानना जरूरी है। So my first question is Bacillus cereus food poisoning is commonly associated with the consumption of Bacillus cereus जो फूड पॉइजनिंग हो क्या खाने से होता है। नंबर ए बोटल हनी, नंबर बी is baked potato, number C green beans and number D is fried rice. So what is the correct answer? करेक्ट आंसर इज फ्राइड राइस। फ्राइड राइस को छोड़कर और भी कुछ कुछ फूड आइटम्स है जहाँ पे बेसिलस सीरियस फूड पॉइजनिंग हो सकता है, जिससे वो है बॉइल्ड और फ्राइड राइस, कुक्ड वेजिटेबल, मीट्स, पास्ता, वेनिला सॉस, कस्टर्ड, पेस्ट्रीज एंड स्पाइसेस। ये सब जो फूड आइटम्स है वहाँ पे क्या होता है बेसिलस सीरियस फूड पॉइजनिंग ये सब फूड से होने का चांसेस ज्यादा रहते हैं। रेदर देन बेसिलस सीरियस सल्मोनेला निकोलाई भी आपका फूड पॉइजनिंग करता है। सल्मोनेला कहाँ पे ज्यादातर मिलता है? रॉक एग्स एंड अनकुक्ड पोल्ट्रीज आर द कॉमन सोर्स ऑफ सल्मोनेला पॉइजनिंग एंड वी ऑल नो E. coli is another most food poisoning causing organism। और ये E. coli बहुत जल्दी कहाँ पे मिलता है? Usually found in uncooked meat and raw vegetables। और E. coli बैक्टीरिया क्या करता है? It produce toxins that irritate our small intestine। मुझे लगता है ना आरआरबी के एग्जाम के लिए आपको किसी एक टॉपिक को लेके इतना डेप्थ तक जानना इनफ है आपके लिए। Our next question is a personal degenerative disease of the brain affecting the frontal lobe is called। जो फ्रंटल लूब में जो डिजेनरेटिव डिजीज है उसको क्या बोलते हैं? क्या इसको क्या न्यूरोलॉजिज्म बोलते हैं, ऑर्गाज्म, पीक डिजीज और ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या बोलते हैं? जो डिजेनरेटिव डिजीज ऑफ द फ्रंटल लोब, तो उसको पीक डिजीज बोलते हैं। सो पीक डिजीज क्या है हम एक बार देखते हैं। पीक डिजीज द फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। जो पीक डिजीज होते हैं उसमें क्या होता है? डिमेंशिया हो जाते हैं, पेशेंट को डिमेंशिया होता है, उसको फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया भी बोलते हैं। वो इन दिस केस टिश्यूज इन द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज फ्रंटल लोब में, लोब का जो ब्रेन का पार्ट है वो श्रिंक हो जाते हैं। तो टिश्यूज इन द पार्ट ऑफ द ब्रेन श्रिंक ओवर टाइम्स। सिम्टम क्या होता है? सिम्टम सच एज बिहेवियरल चेंजेस, स्पीच डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम थिंकिंग ऑकर स्लोली and it get worse। is also called semantic dementia। Neologism क्या है? New word, phrase or expression or a new meaning of the familiar word। What is the meaning? A word newly coined, an everyday word used in a special way। जो स्पेशल वे कोई भी वर्ड को न्यूली कॉइंड करके बोलते हैं एंड इट इज नॉट रेडिली अंडरस्टैंड बाय अदर्स। जो किस दूसरे को समझ में नहीं आता वो एक्चुअली नया वर्ड जो इन्वेंशन करके बोला है वो क्या बोलना चाहते हैं। This is the neologism। Next, Oedipus complex is a very important topic in your psychiatry for your RRB exam। Oedipus complex in classical psychoanalytic theory, the Oedipus complex refers to a son's sexual attitude to its mother and hostility towards its father। First formed during the phallic stage of psychosexual development। phallic stage कब है? 3 to 6 years phallic stage है। So इसमें क्या होता है? हॉस्टिलिटी दैट इज ऑपोजिशन सोचते हैं, फादर्स को एज ए कॉम्पिटिटर सोचते हैं वो, और सेक्सुअल एटीट्यूड होता है सॉन्स का टुवर्ड्स हिज मदर। और एग्जैक्टली ऑपोजिट जो होता है वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है। दिस इज द फीमेल वर्जन इज इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। उसमें क्या होगा? उसमें डॉटर सेक्सुअल एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज फादर होगा। तो वो जो ओडिपस है कौन है वो, अगर टाइम कभी मिलता है ये अच्छे से हिस्ट्री पढ़ना, बहुत ओडिपस कॉम्प्लेक्स का बहुत अच्छा एक टॉपिक है एक्चुअली एक फॉर एवरी एग्जाम के लिए। एक्सपीरियंस मुझे मन करता है ईच एंड एवरी टॉपिक और ज्यादा मैं एक्सप्लेन करूं और ज्यादा आप लोगों को बोल पाऊं तो मुझे वो सेटिस्फेक्शन मिलता, लेकिन ऐसा करने से एक एक टॉपिक हो जाएगा और आज का जो मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आप लोगों के सामने आया हूं वो नहीं सॉल्व नहीं हो पाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी है, जल्दी जल्दी कमेंट में लिख दीजिए तो कौन सा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे क्या लिखा? हाउ मच पॉपुलेशन इज यूजुअली कवर्ड बाय कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कितना पॉपुलेशन कवर करते हैं? एक रेंज देके रखा है। रेंज का मतलब वही है कि प्लेन एरिया एंड हिल एरिया। तो पहले यहाँ पे क्या लिखा? 1,20,000 to 1,90,000 and then 50,000 to 70,000। next C option is 80,000 to 1,20,000 and D is 30,000 to 50,000। what is the correct answer?
ऑप्शन सी, दिस इज 80,000 टू 1,20,000। 80,000 क्या कहां पे है? 80,000 हिली एरिया में है एंड प्लेन्स एरिया में 1,20,000 है, इसलिए यहाँ पे रेंज देके रखा है 80,000 टू 1,20,000। सो एट ए ग्लैंस एक बार देख लेते हैं कि सब सेंटर और पीएससी में कितना पॉपुलेशन कवर करता है। कॉमन क्वेश्चन है, अगर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है आपका टाइम पे तो पीएससी भी आ सकता है और सब सेंटर भी आ सकता है। तो वहां पे सब सेंटर में कवर करते हैं 3,000 टू 5,000। 5,000 population for plain areas and 3,000 population for hilly, tribal and desert areas. And PSC में क्या है? 20,000 to 30,000। 20,000 for hilly areas and PSC population cover करता है in plain areas, that is 30,000। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीडेशन इन केमिकल रिएक्शन इज द नंबर ए लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ नाइट्रोजन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन होने से कोई भी केमिकल रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन होता है, डी दैट इज गेन ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑक्सीडेशन इन केमिकल रिएक्शन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन। साथ में और क्या होता है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन होते हैं एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नॉट ओनली गेन ऑफ ऑक्सीजन, साथ में लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑक्सीडेशन का रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। वहां पे ऑक्सीडेशन में क्या था? लॉस ऑफ हाइड्रोजन था। रिडक्शन में क्या है? ऐड है, एडिशन, दैट इज गेन होता है हाइड्रोजन का। और ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन लॉस होता है, ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है रिडक्शन में। एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? ऑक्सीडेशन में लॉस हुआ था, रिडक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स, वन एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आया था, व्हिच ग्राफ्टिंग ऑफ बर्न वुंड आर कवर्ड विद द पेशेंट ओन स्किन। पेशेंट का ओन स्किन से लेके जो कोई कभी भी कोई बर्न हुआ तो अगर ग्राफ्टिंग किया जाता है, स्किन ग्राफ्टिंग होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? नंबर ए ऑटोग्राफ, नंबर बी इज हेटेरोग्राफ्ट, नंबर सी इज होमोग्राफ, नंबर डी इज जेनोग्राफ्ट। तो आंसर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज द ए, दैट इज ऑटोग्राफ इज द करेक्ट आंसर। ऑटोग्राफ तो क्या है? ग्राफ्टिंग का सबका क्या मीनिंग है एक बार देख लेते हैं। सो ऑटोग्राफ क्या है? ए ग्राफ्ट ऑफ टिश्यू फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर ऑफ द सेम इंडिविजुअल्स बॉडी। अगर सेम इंडिविजुअल्स बॉडी का एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में लेके जाके ग्राफ्टिंग हो रहा है, उसको ऑटोग्राफ बोलते हैं। इससे ज्यादा एक्सप्लेन का जरूरत नहीं है, ये तो इतना तक तो समझ ही जाओगे। और ए जेनोग्राफ्ट, जेनोग्राफ्ट को हेटेरोग्राफ्ट भी बोलते हैं। उसका मीनिंग क्या है? इज ए स्किन ग्राफ्ट टेकन फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ एनिमल्स। कहां से लिया जाता है? यूजुअली ये पीक से लिया जाता है स्पेशली, उसको जेनोग्राफ्ट बोलते हैं। एनिमल इसलिए जेनो है, इसलिए एनिमल, इसलिए जेनोग्राफ्ट, उसको हेटेरोग्राफ्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज होमोग्राफ्ट। होमोग्राफ्ट ये टिश्यू ग्राफ्ट फ्रॉम ए डोनर ऑफ द सेम स्पेसिस। सेम स्पेसिस से अगर ग्राफ्टिंग होता है, हेटेरोग्राफ्ट जैसे सेम स्पेसिस से नहीं है। होमोग्राफ्ट क्या है? सेम स्पेसिस से है। जो सेम स्पेसिस से होता है होलोग्राफ्ट भी बोलते हैं। जैसे कि कोई भी ह्यूमन बॉडीज में वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दिस इज द, उसको होमोग्राफ्ट बोलते हैं। ऑटो होने से, सेम इंडिविजुअल में होने से ऑटोग्राफ बोलते हैं। So next question is, who introduced the principle of inheritance? Who introduced the principle of inheritance? Number A option is Gregor Mendel. Number B is Robert Brown. Number C is William Harvey. Number D is Anthony van Leeuwenhoek. So what is the correct answer? Correct answer is number A. Gregor Mendel is the who introduced principle of inheritance. And who is Robert Brown? रॉबर्ट ब्राउन वो है जो सेल में जो न्यूक्लियस है जिन्होंने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन है। एंड विलियम हार्वी एक्चुअली डिस्कवर द करेक्ट वे of blood circulation in our body. And Anthony van Leeuwenhoek is the father of microbiology. And if you define the inheritance, then inheritance can be defined as the process of how a child receives genetic information from the parents. और मेंडल्स का जो लॉ है उसमें 3 पॉइंट है। मेंडल्स लॉज नोन एज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, व्हिच आर लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये जस्ट 3 पॉइंट देख के रखो, डिटेल्स में जानने का जरूरत आपका आरआरबी एग्जाम के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रायॉन्स इंक्लूड। प्रायॉन्स इज अ डिजीज, दैट इज प्रायॉन डिजीज इंक्लूड्स नंबर ए प्रोटीन्स, number B DNA and RNA, number C only RNA, number D only DNA. So correct option is number A proteins. A prion is composed of a abnormally folded protein
that cause progressive neurodegenerative condition. It can trigger normal protein in the brain to folded abnormally. जो प्रोटीन्स है वो जब एबनॉर्मली फोल्डेड होके एबनॉर्मल प्रोटीन में कन्वर्ट होते हैं तो उसको प्रायोन प्रोटीन बोलते हैं, प्रायोन्स बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, फेटल न्यूरोडिजेनरेटिव कंडीशन क्रिएट्स होता है। सिम्टम्स ऑफ प्रायोन डिजीज इज डेवलपिंग डिमेंशिया, हेलुसिनेशन, फैटिग एंड स्टिफनिंग of muscle, confusion, and difficulty in speaking. So all these are the symptoms. And this disease may be manifested as infectious, genetic, sporadic disorder. Next question. The method of helping the individual by encouraging him to discover the reason for his behavior is called मतलब क्या है, अगर आप किसी इंडिविजुअल को उस पर्सन का माल एडेप्टिव बिहेवियर, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए अगर तुम एनकरेज करोगे उस इंडिविजुअल को खुद डिस्कवर करने के लिए क्या रीजन है, क्या कॉज है इस माल एडेप्टिव और इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए। सो क्वेश्चन में मेंशन करके दिया है आप इंडिविजुअली किसी पर्सन को एनकरेज कर रहे और थेरापी दे रहे, दैट मीन्स आप किसी बिहेवियर के लिए, इसका मतलब क्या होगा, आंसर क्या होगा, इंडिविजुअल साइकोथेरापी होगा, इंडिविजुअल साइकोथेरापी होगा। सो उस बाकी सब कॉग्निटिव थेरापी, क्राइसिस इंटरवेंशन क्या है एक बार देख लेते हैं। सो कॉग्निटिव थेरापी में क्या होता है, थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर ऑल आर कनेक्टेड। एक्चुअली कॉग्निटिव थेरापी में हमारा फर्स्ट एम होता है हमें जानना किसी का दिमाग में क्या नेगेटिव थॉट्स है और नेगेटिव थॉट्स को हमें पॉजिटिवली कन्वर्ट करना ही हमारा कॉग्निटिव थेरापी का मेन एम एंड गोल है। और where overcoming difficulties by identifying, changing unuseful and inaccurate thinking, problematic behavior and distressing emotional response, स्पेशली ये कॉग्निटिव थेरापी हम अगर डिप्रेसिव पेशेंट को देते हैं दैट इज वेरी यूजफुल होते हैं। एंड इंडिविजुअल साइकोथेरापी, a process through which client work one-on-one with a trained mental health clinician in a safe, caring and confidential environment. वहाँ पे individual one-on-one interaction होते हैं। Crisis intervention is the urgent temporary care given to an individual in order to interrupt the downward spiral of maladaptive behavior and return the individual to their usual level of प्री-क्राइसिस फंक्शनिंग। क्राइसिस इंटरवेंशन एक शॉर्ट टर्म टेम्पोररी केयर है जो कोई भी इंडिविजुअल को आफ्टर एनी इंसिडेंट हु एक्सपीरियंस फिजिकल, इमोशनल, मेंटल प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज और डिस्ट्रेस हो रहा है उसको फ्यूचर में टू प्रिवेंट फ्यूचर मेजर प्रॉब्लम्स और सीरियस प्रॉब्लम्स से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्राइसिस इंटरवेंशन करते हैं। नेक्स्ट है बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आरआरबी एंड नॉट सेट आल्सो। सो यहाँ पे बिहेवियर थेरापी आपका अगर डिमांड रहेगा मैं ओनली बिहेवियर थेरापी का टॉपिक को लेके मैं एक क्लास लेके आऊंगा। आइडेंटिफाइंग मालएडेप्टिव बिहेवियर एंड सीकिंग टू करेक्ट दिस मालएडेप्टिव बिहेवियर, दिस इज द मेन गोल ऑफ द बिहेवियर थेरापी। वहाँ पे क्या होता है, ट्रेन पर्सन के द्वारा पेशेंट के साथ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्ड किया जाता है। इसके बाद हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, रिमूविंग और मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग सिम्टम्स जो है वो रिमूव करने की कोशिश करते हैं, क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं एंड उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली बिहेवियर थेरापी is given by applying principle of learning with two theories. What is this two theories? Classical conditioning and operant conditioning. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ऐसे डायरेक्टली ऑप्शन भी आ सकते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया था, किसका थ्योरी है, वो मॉडल किसका है। डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ बिहेवियर थेरापीज आर देयर, जैसे कि सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन, फ्लडिंग, एवर्शन थेरेपी। फ्लडिंग स्पेशली स्पेसिफिक फोबियाज में दिया जाता है। एवर्शन थेरेपी अल्कोहल एब्यूज और होमोसेक्सुअलिटी में भी हम लोग अप्लाई करते हैं। सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन फोबियाज, ऑब्सेसिव और कंपल्सिव डिसऑर्डर और सर्टेन सेक्सुअल डिसऑर्डर में यूज किया जाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर पे डिफरेंट टेक्निक्स है, जैसे टोकन इकोनॉमी, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, मॉडलिंग, शेपिंग, चेनिंग। आई जस्ट मेंशन कि आपको डिटेल्स में सब टॉपिक के बारे में जानना पड़ेगा फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। मैं जस्ट 2-3 मिनट बिहेवियरल थेरेपी के बारे में एक्सप्लेन करके आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं जो पॉइंट बिहेवियरल थेरेपी और टेक्निक्स के बारे में मेंशन करके दिया है आपको डिटेल्स में जाके सब टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा विद एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन में बार बार पूछे जाते हैं, तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसरिंग सेशन में इतना डेप्थ में एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम द प्लूरल स्पेस इज नोन एज। प्लूरल स्पेस से कोई टिश्यू जब हम लोग रिमूव करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? लीवर बायोप्सी, लंग बायोप्सी, स्प्लीन बायोप्सी और प्लूरल बायोप्सी। So what is the correct answer? So correct answer is a very easy question. It is option D, that is pleural biopsy. एक बार एक कैविटी का एक डायग्राम देख लेते हैं। वहां पे ट्राकिया है, प्लूरल लाइनिंग है, दैट इज लंग लाइनिंग, दैट इज येलो जो स्ट्रक्चर देके रखा है, एंड नीचे देखिए प्लूरल स्पेस है। वहां से जब हम टिश्यू लेंगे तब हम उसको प्लूरल बायोप्सी बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग विल बी एडमिनिस्टर्ड टू ट्रीट एनाफाइलेक्सिस? तो एनाफाइलेक्सिस होने से, एनाफाइलिक रिएक्शन होने से हम लोग कौन सा मेडिसिन हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, कौन सा मेडिसिन देंगे? ऑप्शन ए दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी डिगॉक्सिन, ऑप्शन सी एपिनेफ्रिन एंड ऑप्शन डी इज एट्रोपिन। सो व्हिच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी, दैट इज एपिनेफ्रिन इज द करेक्ट आंसर। जो हम लोग क्या बोलते हैं? एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन। एज ए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट आपको यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप हॉस्पिटल में काम करेंगे। तो एनाफाइलिक मैं जो पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो नहीं बोलने से नहीं हो रहा है, इसलिए मैं ये सब पॉइंट बोल के जा रहा हूँ। ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलेक्सिस, कोई किसी पेशेंट को कोई भी इंजेक्शन दे दिया है, एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन हो गया है, इंजेक्शन दे दिया है उसको, एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन हो गया, क्या करोगे आप? सबसे पहले इंजेक्शन एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन दिया जाता है, उसमें भी डोजेस है, इससे ज्यादा एक्सप्लेन मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। इसके नेक्स्ट पॉइंट में क्या आएगा? ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग इंटरवेनस आईवी क्या देंगे? एंटीहिस्टामिन्स एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में हाइड्रोकोर्टिसोन हो, डेक्सोमेथाजोन हो, ये सब हम लोग क्या करेंगे? टू रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्या है वो? क्या करते हैं? रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयर पासेस एंड इम्प्रूव ब्रीदिंग। पेशेंट का इम्प्रूव ब्रीदिंग का इम्प्रूवमेंट होगा, जिसमें पेशेंट ब्रीदिंग डिफिकल्टीज वगैरह भी वेरी कॉमन इन एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन। हाउ यू विल आइडेंटिफाई किसी का एनाफाइलेक्सिस हुआ है? साइन क्या है? साइन ऑफ एनाफाइलेक्सिस एआरओ में क्या देखने को मिलेगा? शॉर्टेज ऑफ ब्रीथ, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज एंड बीइंग अनेबल टू स्वालो। स्किन में क्या होगा? स्किन में रेडनेस होगा, इचिंग होगा, स्वेलिंग होगा। और स्टोमक में क्या होगा? स्टोमक में क्रैम्प्स हो सकता है, डायरिया हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग हो सकता है। हार्ट रिलेटेड क्या देखने को मिल सकता है? ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, इंक्रीज हार्ट रेट, वीक पल्स हो सकता है, एंड फीलिंग फेंट। पेशेंट फेंट भी हो जा सकता है एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन से। सो ये सब साइन एंड सिम्टम्स है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन का नाम मेंशन था ऑप्शन में, वो है एट्रोपिन। ये एट्रोपिन के बारे में जानना जरूरी है। एट्रोपिन आपको इंजेक्शन फॉर्म, टैबलेट फॉर्म और ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट और सॉल्यूशन फॉर्म में भी मिलता है। तो एट्रोपिन क्या फंक्शन करता है? यूज ऑफ एट्रोपिन, इंडिकेशन क्या होता है? वेरी कॉमनली एट्रोपिन यूज होता है सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया में, हम लोग वार्ड में वेरी कॉमनली यूज करते हैं। अदर यूजेस आर प्री ऑपरेटिवली यूज करते हैं सिक्रेशन को इनहिबिट करने के लिए, और इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग में, ब्रोंकोस्पाज्म में, एक्यूट आइराइटिस, यूवीआइटिस और साइक्लोपेजिक रिफ्रैक्शन जो पेपर्स डायलेट करने के लिए हम लोग वहां पे एज ए सॉल्यूशन, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन भी एट्रोपिन यूज किया जाता है। दीज आर द कॉमन इंडिकेशन ऑफ एट्रोपिन। और एक बार देख लेते हैं एट्रोपिन एक्चुअली इट इज ए एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन। प्रीवियसली जो बोला था पोस्ट प्री ऑपरेटिवली दिया जाता है, डिक्रीज सलाइवरी प्रोडक्शन ड्यूरिंग सर्जरी। एट्रोपिन एक्शन ऑन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड इनहिबिट द सलाइवा एंड म्यूकस ग्लैंड। आईएमआई भी दोनों दे सकते हैं एट्रोपिन। ऑप्शन में और एक अनदर इंपॉर्टेंट मेडिसिन था डिगॉक्सिन। नॉर्सेट का 2-3 एग्जाम में मैंने देखा डिगॉक्सिन हमेशा पूछा जाता है। डिगॉक्सिन इज यूज्ड टू ट्रीट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। और एक क्या होता है? आर्टेरियल फिब्रिलेशन जब होता है तो अब क्या होता है? इट आल्सो यूज्ड टू ट्रीट हार्ट रिदम। हार्ट जब रिदम में काम नहीं करता है तो अब भी डिगॉक्सिन हम लोग देते हैं। डिगॉक्सिन स्ट्रेंथन द हार्ट कंट्रैक्शन, जो पंप करने का जो कैपेसिटी है वो स्ट्रेंथन करता है। कौन करता है? डिगॉक्सिन करता है। आर्टेरियल फिब्रिलेशन क्या है? व्हेन द atria and ventricle are not working together which can lead to heart not beating in rhythm। जब हार्ट रिदम में बीट नहीं करता है, क्यों नहीं करता है? जब एट्रिया एंड वेंट्रिकल एक साथ काम नहीं करता है। उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग डिगॉक्सिन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। और नॉर्सेट वालों ये तो ईसीजी में बहुत एट्रियल फिब्रिलेशन का नॉर्सेट का इमेज आते हैं। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट मेडिसिन है सोडियम बाइकार्बोनेट। इट इज सोडियम बाइकार्बोनेट used to relieve heartburn, sore stomach और acid indigestion by neutralizing excess stomach acid। तो यह है सोडियम बाइकार्बोनेट का फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
which type of communication is followed by video conferencing? अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होते हैं तो उसमें कौन सा टाइप का कम्युनिकेशन हो रहा है आपको बोलना है। ऑप्शन ए विजुअल वन वे, ऑप्शन बी ऑडियो विजुअल वन वे, ऑप्शन सी ऑडियो विजुअल टू वे, ऑप्शन डी विजुअल टू वे। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी ऑडियो विजुअल टू वे। वीडियो कॉन्फ्रेंस होने से ऑडियो विजुअल टू वे होते हैं। एक बार कम्युनिकेशन प्रोसेस का एक बार एक डायग्राम देख लेते हैं कि आप दूसरा क्वेश्चन आने से भी आंसर दे पाएंगे। जो भी कोई भी कम्युनिकेशन होता है पहले सेंडर से मैसेज जाता है, मैसेज इसके बाद रिसीवर उसको डिकोडिंग करते हैं एनकोडिंग मैसेज को, फिर रिसीवर के पास से फिर फीडबैक सेंडर के पास जाते हैं और ये मैसेज नॉइज और विदाउट नॉइज भी हो सकते हैं। मेरा जो क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन तुम आप लोग देख रहे हो ना, ये ऑडियो विजुअल वन वे है। अगर ये कॉन्फ्रेंसिंग होता सब लोग आप लोग भी पार्टिसिपेट करते आप का बात भी मैं सुन पाता, ये टू वे होता, ऑडियो विजुअल टू वे। विजुअल वन वे मतलब आप देख रहे हो साउंड नहीं मिल रहा है, ऑडियो नहीं है, वो विजुअल वन वे होता। और विजुअल टू वे में क्या होता है, सेंडर रिसीवर एक दूसरे को देख सकते हैं लेकिन वहां पे नॉइज नहीं है और यहाँ पे सिंबोलिटिक कुछ एक्सचेंजेस हो रहा है मैसेजेस का। और विजुअल टू वे में क्या है, सेंडर और रिसीवर एक दूसरे को देख सकते हैं वो थ्रो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो कैसे भी हो, और लेकिन वहां पे इन दिस कंडीशन वन टू वन इंटरेक्शन भी हो सकता है, ओनली विजुअल रहेगा। और एक एग्जांपल है, और यूट्यूब क्लासेस जो है वो वन वे ऑडियो विजुअल का एक एग्जांपल है। और ये देखिए कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो टू वे ऑडियो विजुअल का एक एग्जांपल। क्वेश्चन इज द कंडीशन वेयर ए पेशेंट सीज ए रोप एंड fears इट टू बी ए स्नेक इज कॉल्ड। मतलब क्या है, कोई अगर ऐसा कंडीशन है कभी जब एक पेशेंट कभी एक रस्सी देखा है और उसका डर लग रहा है कि ये स्नेक हो सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन था वो। क्या है? इल्यूशन। नंबर ए ऑप्शन इल्यूशन, नंबर बी डिप्रेशनलाइजेशन, नंबर सी इज हेलोसिनेशन, नंबर डी इज डिल्यूशन। So what is the correct answer? Correct answer is the A option, that is illusion is the correct answer. Actually, illusion is the misinterpretation of a real and external sensory experiences, and it is a mental misperception. Mental misperception क्या mental misperception है of actual sensory stimuli। जैसे कि पेशेंट खुद देखा क्या देखा है, स्नैक है, लेकिन रियल में स्नैक नहीं था, तो मिसपरसेप्शन हुआ है किसका? एक्चुअल सेंसोरी स्टिमुली का मिसपरसेप्शन हुआ है। दिस इज इल्यूशन। हेलोसिनेशन क्या है? ए फॉल्स सेंसोरी परसेप्शन इन द absence of an actual external stimulus। in the absence of an actual external stimulus जब false sensory perception होते हैं तो उसको hallucination बोलते हैं। मिसपरसेप्शन हो, false perception जब external stimulus नहीं रहता है। तो डिफरेंट हेलुसिनेशन होते हैं। उसमें क्या क्या है? विजुअल हेलुसिनेशन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, टैक्टाइल हेलुसिनेशन, ऑल दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन। आरआरबी में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेगा, कोई एक एग्जांपल दे देगा, बोलेगा ये कौन सा हेलुसिनेशन है, और थोड़ा घुमा के नॉर्थ सेट में क्या पूछा जाएगा? नॉर्थ सेट में पूछा जाएगा थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन क्या है, सेकंड पर्सन हेलुसिनेशन क्या है, और जो ऑडिटरी हेलुसिनेशन के अंदर पे आते हैं। डिल्यूशन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिल्यूशन क्या है? ए फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ, फॉल्स बिलीफ, फॉल्स थॉट, ये अनशेकेबल बिलीफ, फॉल्स बिलीफ जब होते हैं तब डिल्यूशन बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिल्यूशंस आर आल्सो देयर। सो टाइप्स क्या क्या है? डिल्यूशन ऑफ परसेप्शन, डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, डिल्यूशन ऑफ persecution, then delusion of control, delusion of infidelity, somatic delusion। आपको नॉर्थ सेट और आरआरबी में डिल्यूशन, इल्यूशन और हेलुसिनेशन से एक क्वेश्चन मिलेगा, आपको एक्सप्लेनेशन एग्जांपल के साथ आपको डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा ये टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन आर ए सेट ऑफ गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द। किसको प्रोटेक्ट करते हैं यूनिवर्सल प्रिकॉशन, सेफ्टी प्रिकॉशन? नंबर ए पेशेंट रिलेटिव्स, नंबर बी पेशेंट, नंबर सी हेल्थ केयर वर्कर्स, नंबर डी जनरल पब्लिक। सो यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन किसके लिए? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज हेल्थ केयर वर्कर्स इज द करेक्ट आंसर। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में क्या क्या आते हैं? हैंड हाइजीन आते हैं, क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन, एंड शार्प सेफ्टी, रेस्पिरेटरी हाइजीन, प्रॉपर पीपी, एंड मेडिकल डिवाइस रिप्रोसेसिंग। तो हैंड हाइजीन तो सबको पता है। क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन, क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन में क्या आता है? वहाँ पे स्पिल मैनेजमेंट में आएगा, एंड कोई भी इंस्ट्रूमेंट डिकंटामिनेशन कैसे करेंगे, ग्लव्स को आफ्टर
ब्लडी ग्लव्स को कैसे उसको डिकंटामिनेटेड करके फेंके, उसको डिस्कार्ड करेंगे, और अदर स्पिल मैनेजमेंट, जो सब कुछ ये सब इसमें आएगा। तो डिकंटामिनेशन का एक छोटा पॉइंट मैं जल्दी बता देता हूँ, वो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अगर डिकंटामिनेटेड हो, या फिर हमें अगर फ्लोर को भी कुछ ब्लड गिर गया उसको डिसइंफेक्ट कैसे करना है, 0.5% 0.5% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन और क्लोरीन सॉल्यूशन से 10 मिनट्स रखने से वो डिकंटामिनेटेड होता है। फिर हम लोग फर्दर प्रोसेसिंग कर सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट के लिए स्टेलाइजेशन में भेज सकते हैं, और फ्लोर के लिए हम लोग नॉर्मल फेनॉल से क्लीन कर सकते हैं। शार्प सेफ्टी, इसमें व्हाइट पंक्चर प्रूफ कंटेनर में 0.5% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन हाफ 1/3 रखने के बाद उसमें नीडल बार्न एंड काट करने के बाद उसमें डिस्कार्ड किया जाता है, वो भी उसमें 0.5% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन भी रखना पड़ता है पंक्चर प्रूफ कंटेनर में। और फिर रेस्पिरेटरी हाइजीन आपको पता है, उसमें मास्क वगैरह सब कुछ आएगा। फिर पीपी, दैट इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, फुटवेयर से लेके स्टार्ट करके आपका गाउन और ग्लव्स तक, वहां पे आपका कैप आएगा, ग्लव्स आएगा, गाउन आएगा, फुटवेयर, आई कवर, प्लास्टिक एप्रॉन, सब कुछ इसमें इंक्लूडिंग होगा। और मेडिकल डिवाइस प्रोसेसिंग, कभी भी कोई भी थर्मोमीटर पेशेंट को यूज किया, फिर उसको कैसे क्लीनिंग करना है वो हमें फाउंडेशन में पढ़ाया जाता है। सो ऑल दिस सेफ्टी प्रिकॉशन स्पेशली फॉर हेल्थ केयर वर्कर, एक्चुअली वी आर every day we are doing work in hazardous environment, so this is the main important point especially for us. Next question is, the excessive vomiting during pregnancy deterioration the health of the mother is known as, एक्सेसिव वॉमिटिंग होते हैं प्रेगनेंसी में, जब एक्सेसिव वॉमिटिंग होते हैं उसको क्या बोलते हैं, मदर का हेल्थ कंडीशन भी डिटोरेशन हो रहा है, इतना एक्सेसिव वॉमिटिंग हो गया। नंबर ए ऑप्शन इज प्री एक्लेम्शिया, नंबर बी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, नंबर सी एबॉर्शन, नंबर डी इज hyperemesis gravidarum. So these are the options. So what is the correct answer? So I think all of you know the correct answer. Correct answer is hyperemesis gravidarum. Option D is the correct answer. और प्रीएक्लेम्शिया, प्रीएक्लेम्शिया क्या है, प्री एग्जिस्टिंग एंड गेस्टेशनल हाइपरटेंशन विथ न्यू ऑनसेट ऑफ प्रोटीनूरिया, जब न्यू ऑनसेट ऑफ प्रोटीनूरिया विथ हाइपरटेंशन, दिस इज प्रीएक्लेम्शिया। प्रीएक्लेम्शिया बोलने से मुझे और एक वर्ड बहुत कॉमन लगता है, वो है हेल्प सिंड्रोम। एम्स में बहुत पूछा जाता है हेल्प सिंड्रोम। एक्चुअली दिस हेल्प सिंड्रोम इज अ रिस्क एंड आउटकम्स ऑफ प्रीएक्लेम्शिया। सो इस हेल्प मीनिंग क्या है, HELLP, हेल्प सिंड्रोम का मीनिंग क्या है, हेमोलाइसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट्स। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था 2019 में, द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द एंटायर आई along with the part of optic nerve, optic nerve के साथ अगर आई रिमूवल किया जाता है उसका टर्म क्या है। नंबर ऑप्शन है विट्रोरेटिनल सर्जरी, नंबर बी केराटोटोमी, नंबर सी इज द केराटोमिलियोसिस, नंबर डी इनुकुलेशन। सो दीज आर द ऑप्शंस, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इनुकुलेशन। अगर ऑप्टिक नर्व के साथ आई रिमूव होते हैं उसको इनुकुलेशन बोलते हैं। विट्रोरेटिनल सर्जरी स्पेशली इट इज यूज्ड फॉर रेटिनल डिटैचमेंट एंड परफॉर्म्ड इन द पार्ट वेयर the vitreous and retina are located. Keratotomy is a partial thickness incision in the cornea, especially myopia, that is near sightness जो होते हैं उसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज केराटोमिलियोसिस। एक्चुअली केराटोमिलियोसिस किया जाता है रिफ्रैक्टिव एरर को करेक्शन करने के लिए। दिस इज द सर्जिकल रीशेपिंग ऑफ द कॉर्निया। सर्जिकल रीशेपिंग ऑफ द कॉर्निया किसके लिए किया जाता है, रिफ्रैक्टिव एरर को करेक्शन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, द प्रीटर्म इन्फेंट्स एल्बो में इजीली ब्रॉट अक्रॉस द चेस्ट विथ नो रेजिस्टेंस। अगर न्यूबॉर्न बेबी अगर रेजिस्टेंस नहीं करता है उसका एल्बो अक्रॉस द चेस्ट लाने से, तो इस साइन को अगर इजीली लेके आ सकते हैं हम लोग, तो उसको इस जो साइन है उसको क्या बोलते हैं? तो ए ऑप्शन स्कार्फ साइन, नंबर बी टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, नंबर सी सनसेट रिफ्लेक्स, नंबर डी ग्रास्प रिफ्लेक्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए स्कार्फ साइन। स्कार्फ साइन इज द करेक्ट आंसर। एक बार देख लेते हैं स्कार्फ साइन कैसे होते हैं। ये है स्कार्फ साइन, अक्रॉस द चेस्ट एल्बो को लेके गया है, लेकिन इसमें बेबी कोई रेजिस्टेंस नहीं करेगा। तो अच्छे से एक पिक्चर देख लो, नॉर्थ सेट के लिए भी पिक्चर कभी कभी आ जाते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस ऑप्शन में है, वो है टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। ये जानना बहुत जरूरी है। टॉनिक नेक रिफ्लेक्स में क्या होता है, बेबी का हेड जिस साइड में होगा उसी साइड का आर्म्स एंड लेग्स एक्सटेंशन होगा।
आर्म एंड लेग एक्सटेंशन होगा, जैसे कि राइट साइड में, इस पिक्चर में राइट साइड में बेबी का हेड है, राइट हैंड एंड राइट लेग एक्सटेंड है, तो ये है टॉनिक रैक रिफ्लेक्स। सनसेट साइन एक एबनॉर्मल साइन है, कहाँ पे देखने को मिलता है? बेबी विथ हाइड्रोसेफलस, जो बेबी पे हाइड्रोसेफलस है जिनको, उनपे ये सनसेट साइन देखने को मिलता है। कैसे पता चलेगा सनसेट साइन है? स्क्लेरा above the cornea will be visible. Sclera above the cornea will be visible in sunset sign. Next point is grasp reflex. Very beautiful reflex. This is if you place any object or finger in the baby's palm, then क्या tendency रहता है उसको पकड़ने का, वही है grasp reflex. Next question, which type of family comes under the male head of the family processing all power? So family का male head के पास सब power रहता है, और हेड ऑफ द फैमिली मेल पर्सन जो होता है उसको हम लोग क्या फैमिली बोलते हैं? इजी क्वेश्चन है, सबको पता है। ऑप्शन ए जॉइंट फैमिली, ऑप्शन बी पेट्रियार्कल फैमिली, ऑप्शन सी इज द न्यूक्लियर फैमिली एंड ऑप्शन डी इज मेट्रियार्कल फैमिली। So what is the correct answer? Correct answer is option B, that is patriarchal family is the correct answer. और न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, न्यूक्लियर फैमिली में क्या होगा? ओनली टू मैरिड पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। एंड जॉइंट फैमिली में क्या होगा? जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ वेरियस जनरेशन, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, सब एक साथ जिस जब फैमिली में रहते हैं उसको जॉइंट फैमिली बोलते हैं। डियर एस्पिरेंट्स एंड फ्यूचर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, मैं आप सब लोगों के लिए रेगुलरली अभी प्रीवियस ईयर का आरआरबी का स्टाफ नर्स का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व कराऊंगा। आप मेरा चैनल का बेल आइकन दबा के रख दीजिए, जब भी मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप ओनली 20 to 30 मिनट्स का सेशन होगा, 4 सेशन में मैं एक शिफ्ट खत्म करने की कोशिश करूंगा, और बहुत अच्छे से आप पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट माय डियर एस्पिरेंट्स, थैंक यू सो मच।